प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में परिवर्तन राजयोग के बारे में चर्चा करूंगा। आइए, ये कैसे बनता है, क्या होता है इसका प्रभाव, ये बहुत महत्वपूर्ण और जानकारी से भरा कार्यक्रम सिद्ध हो सकता है। ये बाप की कुंडली में बनने वाले जितने भी राजयोग हैं ना, जितने भी राजयोग, सर्वश्रेष्ठ राजयोग की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी राजयोग बन रहे हैं उससे सबसे बेहतर है ये। आइए समझते हैं कैसे। कार्यक्रम अंतिम तक देखिएगा और बिल्कुल ना जाइएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीके से अगर बात करते हैं तो परिवर्तन राजयोग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह परिवर्तन करता है। किससे? ग्रहों से। किससे? भावों से। रामकृष्ण परमहंस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वो माता जी की मूर्ति के सामने बैठ करके खूब रोते थे। देवी मां के मूर्ति के सामने बैठ करके जी भर के रोते थे, अश्रुपात करते थे। किसी ने पूछा, उनके प्रधान शिष्य स्वामी विवेकानंद ने जब उनसे पूछा कि गुरुजी आप रोते क्यों हैं इतना, पता है परमहंस जी ने क्या कहा था? ये मेरी माता के प्रति मिलने की तीव्र उत्कंठा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। क्या हमारे नेत्रों में कभी ऐसे अश्रुपात होते हैं परमात्मा से मिलने के लिए? अगर होते हैं तो जरूर मिलेंगे वो। और फिर क्या पता, अगर होते हो और अश्रु का पात होता हो तो वो मिलते भी रहते हो और आप देख ना पाते हो। प्रत्येक दिन ईश्वर से मिलने के लिए अश्रुपात करिए, तीव्र उत्कंठा को जागृत करिए। फिर आपके द्वारा ये जपे गए मंत्र, ये तंत्र, ये योग, ये विद्या, ये प्राणायाम, ये आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, नियम सब खत्म। और सिर्फ अश्रुपात ही कर लेने से आपके परमात्मा आपके निकट आ जाते हैं। आइए कार्यक्रम पे आते हैं। परिवर्तन राजयोग ये क्यों बनता है, कैसे बनता है? आपकी कुंडली में जितने भी राजयोग बने हैं ना, गजकेसरी योग तक की बात करता हूं, उन सबसे बेहतर और सबसे श्रेष्ठ बनने वाले राजयोगों में से ये एक राजयोग है ये। क्योंकि समझिएगा, होता क्यों है कि वास्तव में जब कभी भी हम राजयोग की बात करते हैं तो उसमें कुछ खास कंडीशन को देखा जाता है कि अगर ये स्थितियां उस ग्रह के साथ हों, जैसे अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्न कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है या फिर पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, तो यहां पे आपको ये भी देखना होगा। जैसे मालव्य योग वाली मैंने जब चर्चा करी थी उसमें बताया था कि ये योग भंग भी होता है, चाहे कोई भी गजकेसरी योग हो, चाहे कोई भी योग हो, फलाना ढीमा का जितना योग है, सब कहीं ना कहीं जाकर के एक जगह नलीफाई करने की उसकी एक शर्त हो जाती है कि अगर वो सूर्य चंद्रमा के साथ हो, वो नौमांस में अगर कमजोर हो रहा हो, ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हो उस नक्षत्र का अधिपति अगर कमजोर हो जाता है तो उस राजयोग की स्थिति जो बनती है वो कम हो जाती है। अगर वो ग्रह जन्म कुंडली में कारक नहीं है और राजयोग निर्माण कर रहा है तो उसका प्रभाव छत विछत या कमजोर हो जाता है या फिर सिर्फ कुछ अवसरों पे ही देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा और जरूरी बात है वो ये है कि ये परिवर्तन राजयोग, प्रिय दर्शकों, एकमात्र ऐसा योग जिसमें इसके प्रभावों को कम होते नहीं देखा जाता है। आइए आपको उससे आज आपका दर्शन कराता हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली किसी भी लग्न की है, 1 से लेकर के 12 तक। अब समझना क्या है कि जैसे मेष लग्न की कुंडली बनती है, मान के चलिए आपकी कुंडली में यहां पे 1 नंबर लिखा है, तो जब यहां 1 नंबर लिखेगा तो यहां के अधिपति कौन हो जाएंगे? स्वयं मंगल हो जाएंगे। या फिर मान के चलिए यहां पे 4 नंबर लिखा है, तो 4 नंबर अगर यहां लिखेगा तो लग्नेश कौन होंगे? स्वयं चंद्रमा बन जाएंगे। बैठना था चंद्रमा को यहां, ठीक है, और बैठ गए वो जाकर के यहां 4, 5, 6, 7, यानी कि यहां तुला राशि बनेगी। ध्यान से समझिएगा, नाम से ही स्पष्ट है परिवर्तन, तो यानी कि चंद्रमा को बैठना था यहां, बैठ गए शुक्र की राशि में, और शुक्र को बैठना था यहां, ये बैठ गए चंद्रमा की राशि में। इन दोनों ग्रहों ने अपना स्थान परिवर्तन किया। अब ये स्थितियां जन्म कुंडली के किसी भी 2 भावों में हो सकती हैं।
ये स्थिति ये जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो सकती है। हां, यहां एक बात जरूर याद रखिएगा कि अगर ये सिर्फ अष्टमेश के साथ ना होता हो, छठे भाव के अधिपति के साथ ना होता हो और 12वें भाव के अधिपति के साथ ना होता हो तो थोड़ा अच्छा होता है। हालांकि इस शर्त में इसको भी बांधना कोई आवश्यक नहीं है। अगर सिर्फ परिवर्तन राजयोग भी होता हो तो चलेगा। कैसे? मतलब दो ग्रह जो कि अपनी राशि का परिवर्तन कर लेते हो, क्रमशः एक दूसरे के राशियों में बैठ जाते हैं। जैसे चंद्रमा की राशि में शुक्र बैठे और शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठ गए, यही परिवर्तन राजयोग है। और यहां पे ये इसके कई सूत्र होते हैं, कई प्रकार के परिवर्तन राजयोग बनते हैं, वो आने वाले दिनों में मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल आपको इतना बताने आया था कि ये एकमात्र ऐसा राजयोग जो कभी भी भंग नहीं होता है, जो कभी भंग नहीं होता है और न ही इनके प्रभावों को कम करते या कम होते देखा गया है। अगर ये जन्म कुंडली में बन रहे हो तो ये 100% अपना पूरा फल देते हैं। हाँ, इसके विभिन्न स्टेज होते हैं, विभिन्न प्रकार के राजयोग बनने वाली, जैसे ये स्थितियां ये जो बन रही हैं परिवर्तन राजयोग की, ये बेहतरीन होती हैं कई चरणों में जाकर के। लेकिन एकमात्र ऐसा राजयोग जिसके लिए ना तो अंशों को देखना जरूरी है, हाँ थोड़ा सा अगर विचार कर लेते हैं इसके प्रबलता की तो ये बात सामने आती है कि ये दोनों ग्रह क्रमशः अच्छी स्थिति में हो। अच्छी स्थिति में होने का मतलब है कि ये जवान होकर के बैठे हो, वृद्ध ना हो और कमजोर ना हो, तो इस परिवर्तन का बड़ा लाभ मिलता है। हाँ, यहां एक बात बहुत जरूरी है, जब इसकी तुलना हम किसी भी बड़े राजयोग से करते हैं, जैसे मान लीजिए गज केसरी योग। गज केसरी योग कुंडली में बनने वाला सर्वाधिक श्रेष्ठ योग होता है। वहां पे उसके बनने की शर्त यह होती है कि जन्म कुंडली के बाद नवमांश कुंडली में भी गुरु और चंद्रमा की स्थितियां क्रमशः अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ उनके नक्षत्रों के अधिपति की स्थितियां भी अच्छी होनी चाहिए। चंद्रमा जो है पक्षबल से युक्त होने चाहिए, चंद्रमा पापक ग्रह से दृष्ट ना होने चाहिए, गुरु जो है वो पापक प्रभाव से पीड़ित ना होने चाहिए। ये सारे शर्त उसमें काम करते हैं। ठीक यहां पे इस तरीके का कोई शर्त नहीं है। यहां पे सीधे सिर्फ यही बात कि अगर जन्म कुंडली में दो ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं तो ये सर्वाधिक श्रेष्ठ तरीके का राजयोग बन जाता है। सर्वाधिक श्रेष्ठ राजयोग, जिसे परिवर्तन राजयोग कहा जाता है, यह हो जाता है। यहां पे एक बात और बता देता हूं कि यहां पे सिर्फ यह देख लीजिए कि ग्रहों का अंश कितना है, यानी कि वो जवान है कि नहीं है। अगर वो वृद्ध हैं और कमजोर हैं तो फल तो तभी भी मिलेगा, थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन यहां पे इस बात को पक्के तौर पे सिद्ध होते देखा गया है कि अगर ग्रह सिर्फ जन्म कुंडली में परिवर्तन कर रहा हो तो अपना फल जीवन पर्यंत देता है। और वो फल कैसा देता है, अब जब इस बात पे चर्चा करते हैं तो यहां पे ये जो शुक्र हैं वो लग्न का भी फल करेंगे और सुख का भी फल करेंगे। दोनों प्रकार का और दोनों भावों का फल करते शुक्र देखे जाएंगे। यहां पे जो चंद्रमा है वो सुख का भी फल करेंगे और साथ ही साथ ये जन्म कुंडली में लग्न का भी फल करेंगे, क्योंकि वास्तव में इनको बैठना था यहां, बैठे हैं यहां, और शुक्र को बैठना था यहां, बैठे हैं यहां। दोनों भावों का दोनों ग्रह फल करते हैं। अब यहां पे एक बात और बात आती है सामने, वो ये है कि अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में यही जो योग बन रहा हो, यहां पे अगर चंद्रमा और मंगल के साथ बनता हो, क्योंकि ये एक्सेप्शनल कंडीशन हो जाता है जहां पे चंद्रमा मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि होती है मंगल की, वहां अगर वो नीच के हो जाते हैं और साथ ही साथ मंगल जो कि कर्क राशि में जाकर के नीच के हो जाते हैं, तो भी ये परिवर्तन राजयोग उतना ही फल करेगा, तो भी ये परिवर्तन राजयोग उतना ही फल करेगा। हां, कुछ सीमित संसाधनों में कमी भले ही देखी जाएगी, लेकिन फल जरूर करेगा वो जिन भावों में एक दूसरे का परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे 8 नंबर लिखा है, मान के चलिए यहां पे 8 नंबर लिखा है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। और जब यहां पे 8 नंबर लिखेगा तो 4 नंबर कहां लिखेगा, जन्म कुंडली में 8, 7, 6, 5, 4, यहां मंगल बैठेंगे। तो अगर यहां मंगल बैठेंगे इसका मतलब है कि व्यक्ति के मन का व्यय तो होगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि जन्म कुंडली के 12वें भाव में बन रही है। और साथ ही साथ यहां पे मंगल की राशि होने से माता के साथ मनमुटाव और माता के साथ बनने वाले संबंधों में थोड़ी कमतरी या कमजोरी देखी जाएगी, और सुख के साथ रस्साकस्सी वाली स्थितियां भी बनेंगी। लेकिन दोनों ही स्थितियों में, यहां पे दोनों ही स्थितियों में चंद्रमा यहां का भी फल करेंगे और मंगल यहां का भी फल करेंगे, चंद्रमा यहां का भी फल करेंगे और मंगल यहां का भी फल करेंगे, मतलब दोनों जगहों का फल होगा। हां,
यहां एक बात बहुत जरूरी है कि ग्रहों का अंश देख लीजिए कि वो जवान होकर के बैठे हों, वृद्ध और कमजोर ना हो रहे हों। यह कार्यक्रम बड़ा बेहद जरूरी और आवश्यक था। आपको कितना पसंद आया ये तो मुझे पता है कि आया ही होगा। ये एकमात्र ऐसा राजयोग जो हमेशा फलित और घटित होता है। आप जब भी जन्म कुंडली देखें उसमें इस बात को जरूर खोजने की शर्त पे काम करें कि क्या इस कुंडली में परिवर्तन राजयोग बन रहा है, क्योंकि वास्तव में वो बहुत बेहतरीन, श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम राजयोगों में से एक नहीं, सबसे अलग और भिन्न और सर्वोत्कृष्ट राजयोग ये हो जाता है। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। एक बात बता देता हूं जाते जाते, ये स्थितियां मैंने बताई है अष्टम, छठे और 12वें के साथ न हो। हालांकि यहां पे ये काम करेगा, यहां पे ये काम करेगा क्योंकि वहां के अधिपति अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं, जैसे यहां के अधिपति बनेंगे चंद्रमा, तो अगर चंद्रमा का संबंध केंद्र के साथ हो रहा है तो ये ठीक होगा। अगर ये, क्योंकि अगर यहां का अधिपति होकर के चंद्रमा यहीं बैठेंगे तो ये एक अलग तरीके का योग बन जाएगा जिसे विपरीत राजयोग कहेंगे। लेकिन अगर यहां के अधिपति होकर के केंद्र में और केंद्र के अधिपति होकर के 12वें में जा रहे हैं तो थोड़ी सी जरूर उसमें कमजोरी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई भी ग्रह भाव से प्रभावित होता ही होता है, उसके ऊपर भाव का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। यह बात समझ लेना जरूरी है। दूसरी बात है, ग्रहों के अंश को जरूर देख लीजिए और साथ ही साथ ये छठे, 8वें और 12वें के साथ ना बनता हो। हालांकि वहां पे वो अगर बनेगा तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। आगे बढ़ते हैं और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।